नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत की इतिहास की पुस्तक है, इसको हमने खत्म करने का संकल्प लिया है। हम सभी जो हैं इसको खत्म करेंगे, नोट्स बना लेंगे और हमें याद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इनसे संबंधित, इससे जो है आधुनिक भारत के इतिहास में से जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वह पीटी में हो चाहे मेंस में हो, किसी में भी हम लोग आराम से उसके उत्तर दे पाएंगे। तो अभी हमारा जो है अध्याय कौन सा चल रहा था? अध्याय 5 चल रहा था। अध्याय 5 चल रहा है, था नहीं। आज जो है अंतिम है, इसके बाद ये अध्याय था में चला जाएगा। अभी ये है में है, क्योंकि अभी जो मैं आपको एपिसोड बताने वाला हूं, यह जो है अंतिम एपिसोड है। इसका अंतिम पार्ट है, पार्ट 3। अब आप कीजिएगा पार्ट 4, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लगभग जो है 40-45 पेज में ये चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में लेके चला है। क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, हमें याद भी करना है, हमें नोट्स भी बनाने हैं। तो और बीच में आपको मैं गैप इसलिए देता हूं ताकि आप आराम से उस नोट्स को कवर कर लें और अच्छे से याद रखें, चीजों को पढ़ लें, रिवाइज कर लें अपनी किताब और नोटबुक के साथ। तो आज मैंने नोट्स बनाया है इसका, और मैं आपको लेके चलता हूं नोट्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हमने पढ़ा, ये 5वां अध्याय क्या था? 5वां अध्याय था भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ता। विस्तार एवं सुदृढ़ता का मतलब है कि भारत के अंदर ब्रिटिश शक्ति ने किस प्रकार अपने पांव पसारे, अलग अलग नीतियां अपनाई, चाहे वह व्यापकता का सिद्धांत हो, जिसको आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, ये हड़प की नीति बोलते हैं, चाहे वह सहायक संधि हो, चाहे वह घेरे की नीति हो, रिंग ऑफ फेंस। तो ये सारी नीति अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से अपनाई। ये सारी शांतिपूर्वक नीति थी, कुछ क्षेत्रों को बलपूर्वक हथिया लिया। तो किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना पांव पसारा, इस पर ये जो है पूरा चैप्टर केंद्रित है। और इसके बाद जो है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अब ये भारत से बाहर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने उसमें क्या पढ़ा? भारत के अंदर का। पूरे चैप्टर को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है कि पहला भारत के अंदर कैसे अंग्रेजों ने जो अपने पांव पसारे। भारत के अंदर जैसे कि मराठाओं से युद्ध किया, सिखों से युद्ध किया, सबसे जो है मुगलों को पछाड़ा, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में अपने पांव जमाए। तो भारत के अंदर महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कैसे उन्होंने कब्जा किया, उसके बारे में। उसके बाद एक जो है भारत के बाहर सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने अपने पैर पसारे। क्योंकि भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी उन्हें जो है अपने सुदृढ़ता को कायम रखना था। क्योंकि अगर भारत के बाहर अगर वो नहीं, सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में नहीं पांव जमाएंगे, तो दूसरे देश जो है आके उसमें कब्जा जमा सकते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, अंतिम पार्ट में। देखिए मैं आपको क्या करूंगा, मैं जो बोलूंगा, ये नोट्स बुक मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हैं, अपनी एक नोट्स बुक बना। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 कॉपी बनाना है, जी नहीं। आपको पढ़ना है और समझना है। पहले चीजों को समझिए, हमेशा याद रहेगा। तो हमें क्या पढ़ना है कि ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती राज्यों से संबंध है। यानी भारत जो था, ब्रिटिश भारत, अभी का संबंध नहीं। अभी का संबंध तो करंट अफेयर्स में आ जाता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश के समय जो भारत था, उसका सीमावर्ती इलाकों के साथ क्या संबंध था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से सीमावर्ती इलाके से जिनसे ब्रिटिशों ने संबंध कायम किए थे, उसको पहले लिस्टेड करके देख लेते हैं। ये एक तरह का समरी है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के 5 अंतिम भाग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला पढ़ेंगे आंग्ल भूटान संबंध। भूटान जानते हैं आप, पड़ोसी राज्य है। आंग्ल नेपाल संबंध, नेपाल भी पड़ोसी राज्य है। आंग्ल तिब्बत संबंध, तिब्बत भी पड़ोसी राज्य है। आंग्ल अफगान संबंध, अफगान भी पड़ोसी राज्य है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब बना है आजादी के बाद। उस समय पाकिस्तान भी भारत ही था, और भारत का पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान उसमें जो है आंग्ल मतलब हो गया अंग्रेज, यानी अंग्रेज और अफगानों का कैसा संबंध था। उसके बाद आंग्ल वर्मा संबंध। तो ये 5 संबंधों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं सबसे पहले आंग्ल भूटान संबंध में। आंग्ल भूटान संबंध समझने से पहले आइए थोड़ा मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि भूटान कहां पे है। देखिए, भूटान जो है वह चाइना के पास है।
चाइना के पास आप देख सकते हैं मैप पे, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि भूटान कहाँ है। तो भूटान जो है नेपाल के पास है और तिब्बत और चाइना दोनों के बॉर्डर कहीं ना कहीं भूटान से मिलते हैं। भूटान के आसपास कौन सा क्षेत्र है? असम है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांग्लादेश भी है और अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वहां से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और थोड़ा सा बंगाल का भाग भूटान से कहीं ना कहीं जो है आके मिलता है। तो भूटान में, असम में जो है चाय व्यापार बहुत ही प्रसिद्ध था और अंग्रेज चाय व्यापार की ओर जो है क्या थे, बहुत ही आकर्षित हुए थे। तो चाय का व्यापार जो है 1816 में वह चाय के व्यापार की वजह से असम के संपर्क में आए। असम के संपर्क में वो आए। उसके बाद असम तथा बंगाल के क्षेत्रों में जो है भूटानियों द्वारा लगातार छापेमारी हुई। क्योंकि भूटान जो है शुरू से ही हिंदू राज्य था, स्वतंत्र राज्य था और वह नहीं चाहता था कि आसपास के क्षेत्र में भी कोई भटके या फिर आए। तो लगातार उन्होंने असम और बंगाल के क्षेत्रों में छापेमारियां की। एल्गिन थे एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। उनके दूत को, जब उन्होंने अपने दूत भेजा संधि करने के लिए, तो उस दूत को मार के भगा दिया गया भूटानियों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद असम को जाने वाली दर्रा जो थी, लास्ट में अंग्रेजों को उसको छोड़ना पड़ा। जिस दर्रे से वो असम पहुंचते थे उस दर्रे को अंग्रेजों को बाध्य हो गए, अंग्रेज उसे छोड़ना पड़ा। उसे छोड़ने के बाद क्या हुआ? उसे छोड़ने के बाद फाइनली जो समय आया 1865 में जाके संधि हो पाई। किसी तरह वह जो है इंप्रेस कर पाए, आकर्षित किसी तरह जो है उनको जो है लुभा पाए भूटानियों को, और एक संधि हुई कि वार्षिक अनुदान के बदले असम दर्रे का उपयोग करने दे और असम में चाय का व्यापार करने दे। तो केवल व्यापारिक मामले तक ही यह भूटान से संबंध सीमित रह गया। भूटान से संबंध जो है केवल व्यापारिक मामले तक ही सीमित हो गया कि आप बस व्यापार कीजिए। असम में बड़े बड़े चाय के बहुत बड़े उत्पादन वाले चाय के बागान लगाए गए और अंग्रेजों का जो है व्यापार तक ही जो है असम से संबंध रहा, क्योंकि वहां भूटान का हस्तक्षेप था। ये आन और भूटान संबंध, भूटान थोड़ा सा ही हमें पढ़ना था। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा समझ के आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आगे फिर आप फंस जाइएगा और स्पेक्ट्रम आपका अधूरा रह जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरी हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सारी चीजों में, सारे संबंध में जहां जहां उन्होंने संबंध स्थापित किए, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, सीमावर्ती राज्यों में हो, अंग्रेजों का एक ही नीति था कि किसी तरह उसको हथिया लेना है साम दाम दंड भेद से। चाहे वह आक्रामक नीति हो, चाहे वह संधि हो, चाहे वह कोई नई पॉलिसी लागू करके हो, किसी तरह राज्य को हथिया लेना है। अगर युद्ध हो गया तो वो लोग अंत में उसकी क्षतिपूर्ति भी करवाते थे, क्योंकि युद्ध कीजिएगा तो नुकसान तो होना ही है। जो कमजोर पड़ेगा उसको नुकसान होगा। आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कई युद्ध हुए हैं। आते हैं अब आंग्ल नेपाल संबंध। देखिए, नेपाल जो था वह 19वीं सदी में, कह सकते हैं 18वीं से 19वीं सदी या 18वीं सदी भी कह सकते हैं। 18वीं सदी मतलब 1700 से लेकर 1800 तक, 1800 से लेकर 1900 तक भी लगभग ऑलमोस्ट, नेपाल बहुत ही शक्तिशाली था, प्रभुत्व संपन्न था। उसकी अपनी शक्ति बहुत ही बेहतरीन थी। सेना की स्थिति उस समय बहुत ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सेना थी, वह जो सेना कह सकते हैं, वह गोरखा सैनिक उनके पास थे। गोरखा सैनिक कौन होते थे? तो पहाड़ी जनजाति होते थे, जिन्हों पहाड़ों की बहुत ही अच्छी जानकारी होती थी। तो दूसरे इलाके के जो लोग आते थे उनसे लड़ाई करने, तो पहाड़ों की अच्छी जानकारी नहीं होने के कारण वो हमेशा मात खा जाते थे, इसलिए उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अब नेपालियों को यह घमंड हो गया था। अब नेपाल अपना क्या कर सकते थे? विस्तारवादी नीति अपनाया नेपालियों ने 18वीं शताब्दी में। उन्होंने साम्राज्य विस्तार करना चाहा। विस्तार करने के क्रम में दक्षिण में चीन था। नेपाल की स्थिति अगर मैप में देखेंगे तो दक्षिण में चीन है, उत्तर में भारत है। अब दक्षिण में तो जा नहीं सकते, चीन तो बस रगड़ देगा पकड़ के। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि चलो भारत में ही चलते हैं। भारत में ऑलरेडी फूट थी लोगों में, आपसी मनमुटाव था, ऊपर से अंग्रेज बीच में आ गए थे। तो सीमावर्ती इलाके में पड़ता था गोरखपुर, एक जिला है भारत का, आप लोगों को पता होगा, पूर्वोत्तर राज्य है गोरखपुर।
उत्तर प्रदेश में भी है, वह गोरखपुर पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। गोरखपुर के बहुत सारे इलाकों पे नेपालियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वह नेपाल के सीमावर्ती इलाके में पड़ता था। यह बात अंग्रेजों को नहीं भाई। अंग्रेजों ने जो है उन्हें चेतावनी दी। 1801 में जो है, 1801 का समय था, 19वीं सदी, जब नेपाल ने जो है गोरखपुर पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे ब्रिटिश सेना और नेपाली सेना के बीच में संघर्ष शुरू हो गया कि सीमा का निर्धारण किया जाए। मेन मुद्दा था सीमा निर्धारण, कहां आपकी सीमा है, कहां मेरी सीमा है। बस किसी को किसी का राज्य अभी भी नहीं हड़पना था। अब आंग्ल नेपाल युद्ध, एक ही युद्ध हुआ। 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम आपने सुना होगा। 1814 में वो आए, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उन्होंने क्या किया, नेपाल को 3 तरफ से घेरा। एक तरफ से हिमालय था और बाकी 3 तरफ से उन्होंने नेपाल को घेरा। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में उन्होंने नेपाल को घेरा। गोरखा सैनिकों ने बहुत ही वीरतापूर्ण संघर्ष किया। 10-12 साल जो है वो लोग इधर से उधर जो है होता रहा, सीमा निर्धारण हो नहीं पाया। हर बार जो है कभी गोरखा जीतते, कभी अंग्रेज जीतते। फाइनली जो है अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई। उस नीति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि जब पहाड़ी जनजाति के कुछ लोग, हमारे लोकल लोग जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम नेपालियों को तो हरा नहीं सकते हैं। अंततः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी जनजातियों को, जो पहाड़ों पर रहती थी, जिन्हें पहाड़ों की बहुत अच्छी जानकारी थी, उनको जो है शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया, खुद अंग्रेजी सेना में। अब उन्हें पहाड़ों की अच्छी जानकारी हो गई और यह रामबाण साबित हुआ ब्रिटिश सेना की तरफ से, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपालियों के लिए। और अंततः उन्होंने नेपालियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब गोरखों ने, नेपालियों ने संधि का प्रस्ताव रखा। संधि के प्रस्ताव के बदले अंग्रेजों ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। एक बहुत लंबी शर्तों की सूची थी कि आप इन शर्तों को मानिए तब जाके जो है आपका ये युद्ध थमेगा। तो ये संधि हो नहीं पाई, फिर से युद्ध शुरू हो गया। 28 फरवरी 1816 का समय, देखिए 1801 में उन्होंने गोरखपुर पर कब्जा किया था, 1816 आ गया, 15 साल बीत गए। 1816 में जो है नेपाली जो है गोरखा सैनिक बुरी तरह से पराजित हो गए और अंत में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं सुगौली की संधि। आपने नाम सुना होगा। 1816 में वो सुगौली की संधि हुई और वो सुगौली की संधि में कई प्रावधान हुए। अब देखिए कुछ प्रावधान कॉमन है, आपको नहीं भी आए ना परीक्षा में, अगर आपको नहीं आ रहा हो कुछ संधि का, संधि में अंग्रेज जब संधि करते थे तो कुछ प्रावधान बहुत ही कॉमन रहते थे। जैसे जिस एरिया से संबंधित, जिस क्षेत्र से संबंधित वो प्रावधान करते थे, उस क्षेत्र के हिस्सों को वो ले लेते थे। उसके बाद युद्ध अगर हुआ है तो युद्ध की क्षतिपूर्ति भी लेते थे। ये सब चीजें कॉमन है, हर जगह आती हैं, आपने महसूस किया होगा। तो क्या था, तो देखिए वही चीजें हुई। सुगौली की संधि में क्या प्रावधान रखे गए। पहला प्रावधान, गढ़वाल कुमायूं का क्षेत्र सहित, गढ़वाल और कुमायूं अच्छे इलाके थे, उन पहाड़ी इलाके, उस क्षेत्रों सहित हिमालय की तराई में नीचे वाले क्षेत्रों पे भी जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। अब अधिकांशतः क्षेत्रों में जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद अंग्रेजी और नेपाली दोनों राज्य की सीमा का निर्धारण हुआ। मुख्य मुद्दा तो यही था कि बॉर्डर क्या है भाई, तो सीमा का निर्धारण हो गया, एलओसी का निर्धारण हो गया भाई, यहां से आपको आगे नहीं बढ़ना है। नेपाल और भारत की सीमा निर्धारित कर दी गई। अब राजधानी काठमांडू जो थी वहां पे एक रेजिडेंट रखा गया। रेजिडेंट मतलब क्या होता है, एक जस्ट लाइक एक ऑफिस खोल दिया गया, वहां पे एक अंग्रेजी आला ऑफिसर को रख दिया गया। उसके बाद सिक्किम से नेपाल के सभी अधिकार खत्म हो गए। नेपाल ने जो है सिक्किम पे भी अपना अधिकार जमा रखा था, वहां से सारे अधिकार जो है समाप्त हो गए। इससे प्रभाव क्या हुआ, अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, गोरखा सैनिक उन्हें मिले। सबसे बड़ी चीज, सिख तो उन्हें मिले ही थे पहले सिख युद्ध में, अब उन्हें गोरखा सैनिक भी उनके साथ हो लिए। अब मित्रता हो गई नेपाली और ब्रिटिश में, और गोरखा सैनिक जब उन्हें मिल गए तो उनकी शक्ति और विस्तार हो गई और मध्य एशिया में उनका जो है साम्राज्य विस्तार का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। यही था सुगौली की संधि और नेपाल युद्ध। समझ में बहुत अच्छे से आपको आया होगा। अब इसके बारे में लिख सकते हैं आराम से, 300-400 शब्दों में लिख सकते हैं, यही है। अब यहां पे उन्हें एक चीज और है कि नैनीताल और शिमला जो कि टूरिस्ट प्लेस थे, बहुत अच्छे, मतलब छुट्टियां बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह थी उस समय और सुंदर था, वो जगह भी अंग्रेजों को मिल गया। एक नेपाल युद्ध का ये भी फायदा उन्हें हुआ।
तो हमने अभी तक दो पढ़ लिया। एक हमने क्या पढ़ा, आंग्ल भूटान संबंध, और दूसरा पढ़ा आंग्ल नेपाल युद्ध या नेपाल संबंध। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे चलेंगे। यहां से आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल बर्मा संबंध। देखिए जैसे जैसे मैं अपने नोट्स से बता रहा हूं, नोट्स की कॉपी मैं आपके स्क्रीन पे डालते जाऊंगा, नोट्स की कॉपी मैं आपके स्क्रीन पे डालते जाऊंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो आंग्ल बर्मा संबंध, वर्मा, देखिए वर्मा क्या था, एक स्वतंत्र क्षेत्र था उस समय, और वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे सेनापति थे, सेना बहुत ही सुदृढ़ थी। छोटा इलाका था लेकिन सेना बहुत सुदृढ़ थी। तो वहां पे क्या किया, वर्मा ने भी सोचा कि अब साम्राज्य विस्तार किया जाए, बहुत ही छोटा साम्राज्य है हमारा, बहुत ही छोटा साम्राज्य है। तो अब उन्होंने क्या किया कि 1823 का समय था, उन्होंने क्या किया, शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया। शाहपुरी द्वीप वो द्वीप था जहां पे अंग्रेजों का पहले से अधिकार था। शाहपुरी द्वीप पे कब्जा कर लिया और असम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, घुस गए वो असम में। असम में घुसने के बाद उन्होंने क्या किया, असम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के लिए स्थिति असहनीय थी, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार जो था उस समय लगभग हो चुका था असम के, बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर, बंगाल में था ही। अब यहीं से शुरू हुआ, यही कारण था, दो कारण जिसकी वजह से आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। तो यहां पे पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1823-24 में। 1823-24 में क्या हुआ, 1822 में महाबुंदेला एक सेनापति था, वर्मा सेना का जो है सेनापति था, उसने क्या किया कि असम पर अधिकार कर लिया। असम के चाय बागान जहां पर अंग्रेज अपना चाय वाय उगाते थे, थोड़ा मोड़ा व्यापार करते थे, उस पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, और थोड़े से अंग्रेजी सैनिक जो थे, अधिकारी थे, उसको वहां से मार भगाया। शाहपुरी द्वीप पर भी वर्मा सैनिकों का कब्जा था। अब अंग्रेज तो भाई युद्ध करना ही करना है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, दो तरफा आक्रमण की। अंग्रेजों ने क्या किया, दो तरफा आक्रमण किया, स्थल और जल मार्ग। जल मार्ग से शाहपुरी द्वीप पर जिन्होंने कब्जा किया था उसके लिए, और स्थल मार्ग से जो असम पर कब्जा किया था उसके लिए। तो दो तरफा उन्होंने आक्रमण शुरू किया और युद्ध की घोषणा हो गई। एक तरफ तो महाबुंदेला था, तो महाबुंदेला बहुत ही अच्छा रणनीतिकार था, युद्ध की नीतियों की अच्छी जानकारी थी उसके पास, तो महाबुंदेला एक तरफ तो हरा दिया। लेकिन एक इंसान हर जगह नहीं ना हो सकता है। दूसरी तरफ असम में तो महाबुंदेला ने थाम लिया, शाहपुरी द्वीप तो मारे गए। शाहपुरी द्वीप में वर्मी सैनिकों की वो हालत हुई कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। अंग्रेजों ने उन्हें वहां से मार भगाया, और मार ही नहीं भगाया, उन्होंने शाहपुरी द्वीप से होते हुए बर्मा में भी एंट्री की, और बर्मा में रंगून जो क्षेत्र था, जो अभी राजधानी है, वहां पे कब्जा कर लिया। उस समय वो राजधानी नहीं थी, उस समय मांडले की राजधानी थी बर्मा में। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे कब्जा कर लिया। अब रंगून पे कब्जा कर लिया। अब इसी युद्ध में महाबुंदेला ने सोचा कि अब असम से हटकर हम वहां भी देख ले, यहां भी देख ले। इसके चक्कर में इस युद्ध के दौरान महाबुंदेला मारा गया। महाबुंदेला के मरते ही वर्मा सैनिक जो थे वो कमजोर पड़ गए, उनकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई, और 1826 में यानडूब की संधि हुई। याद रखिएगा, यानडूब की संधि वर्मा और भारत यानी ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी। इस संधि के क्या प्रावधान थे, तो टेनिसिरम और अराकान दो क्षेत्र थे, वहां पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, वो क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। वो सब सीमावर्ती इलाके में वो क्षेत्र पड़ते थे। मणिपुर को स्वतंत्र माना गया। मणिपुर जो पहले से वर्मा अपना अधिकार जमा के रखता था, उसको स्वतंत्र मान लिया गया। नाइदर यू नॉर मी, मतलब ना आपका ना मेरा, अब ये मणिपुर स्वतंत्र है। असम से वर्मा का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, वर्मी सैनिक वापस लौट गए। वर्मा की राजधानी में जो है अंग्रेजी रेजिडेंट रखना स्वीकार कर किया गया। यही यानडूब की संधि थी। अब इसमें यानडूब का क्या रोल है, तो यह संधि जो है, यह संधि यानडूब में ही हुई थी, इसलिए जो है इसे यानडूब की संधि कहा गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी जो सैनिक थे, अंग्रेजी सेना थी, उसकी हिम्मत और बढ़ गई, और इस सारे युद्ध का जो पहला आंग्ल वर्मा युद्ध था, उसका नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड एमहर्स्ट ने। और लॉर्ड एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी गई। अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से किसको नवाजा गया, लॉर्ड एमहर्स्ट को। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है किस युद्ध में नवाजा गया, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
अब द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध। अब देखिए दूसरी बार क्यों जरूरत पड़ी, दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यानडूब की संधि हो गई थी, समय बीतता चला गया, आगे समय गया, यानडूब में नए शासक आए। होता नहीं है जवानी का खून, तो जवानी की खून में भाई उबाल होता ही है। तो जब नए नए जवान शासक आए, उन्होंने यानडूब की संधि को अपमानजनक माना। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा करेंगे भाई, यानडूब की संधि अपमानजनक है, हम क्यों अंग्रेजों की बात मानेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानडूब की संधि को अपमानजनक माना और यानडूब के संधि के जितने प्रावधान थे सबको कैंसिल कर दिया, सबको रद्द कर दिया और अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानी। यहां तक कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है वह गवर्नर जनरल बन के भारत में आए। अब उन्होंने जो है बर्मा पर अंग्रेजी आधिपत्य का प्रयास किया। अब डलहौजी को तो आप लोग जानते ही हैं, हड़प की नीति वाले, वो तो ऐसे ही हड़पने के चक्कर में रहते हैं और जो उनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, उसको अगर कोई अगर बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे, उस क्षेत्र पर भी आधिपत्य जमाने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे जो वर्मा में अंग्रेजी व्यापारी थे, उन्होंने शिकायत की डलहौजी से कि भाई वर्मा के जो नए शासक बने हैं ना, वो हमको जो है बड़ा सताते हैं, हम पे अधिक कर लगाते हैं, हमको बार बार जो है वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, छोड़ दो, हमारे राज्य में व्यापार मत करो, जो कि संधि के खिलाफ था। तो व्यापारियों ने किससे जाके शिकायत की, लॉर्ड डलहौजी से। अब लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि वर्मा जी आपने इस संधि का उल्लंघन किया है। संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया वर्मा पर, किसने, डलहौजी ने, और कहा कि आपने व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसकी क्षतिपूर्ति आपको ब्रिटिश सरकार को करनी होगी, करो क्षतिपूर्ति। अब लीजिए, दो टुक बात हो गई। अब डलहौजी की दो टुक बात का जवाब, कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, वर्मा के जो शासक थे उस समय, यानडूब के शासक, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जो है सबसे पहले उनकी क्षतिपूर्ति वाली बात को अस्वीकार कर दिया। पहले तो क्षतिपूर्ति नहीं देंगे, दूसरी चीज एक्शन का रिएक्शन लेते हुए उन्होंने क्या किया कि जो पहले से रेजिडेंट में अधिकारी थे उनको बोल दिया कि भाई छोड़ दो, वर्मा छोड़ दो, यहां रहना नहीं है, भागो। एक्शन का रिएक्शन। अब डलहौजी की प्रतिक्रिया क्या होगी भाई, डलहौजी को आ गया गुस्सा। डलहौजी ने 3 युद्धपोत भेजे वर्मा को हराने के लिए, 3 युद्धपोत भेजे और अधिकारी जो थे लैम्बर्ट, कर्नल लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोत जो है वर्मा की ओर रवाना किए। अब वर्मा को यह महसूस हो गया कि भाई अब तो युद्धपोत आने लगा, अब तो मार के गिरा देगा। अब वर्मा डर गया। अब वर्मा ने क्या किया यहां पे कि मुलायम रुख अपनाया और स्थिति को नियंत्रण में लाने का आश्वासन दे डाला। फिर भी लैम्बर्ट ने गलती कर दी। लैम्बर्ट पहुंच गया वर्मा अपने युद्धपोत के साथ, भाई आ गया तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो वहां पे एक येलो शिप खड़ा था, रॉयल येलो शिप। रॉयल येलो शिप जो था वो रॉयल शिप था, उसमें राजा महाराजा वहां के बड़े बड़े आदमी जो है सफर करते थे, वही लगा हुआ था वर्मा के तट पे। वहां लैम्बर्ट ने क्या किया, उसमें टोचन फंसाया और उसको जो है ले जाने का प्रयास किया। तो इसे जो है चोरी माना वर्मा सरकार ने और वर्मा के सैनिकों ने हमला कर दिया। हमला में युद्धपोतों को, अंग्रेजी युद्धपोतों को काफी क्षति हुई और इसका क्षतिपूर्ति जो है लगभग 12,000 पाउंड के रूप में उन्होंने, डलहौजी ने फिर एक लेटर भेजा वर्मा को कि 12,000 पाउंड का क्षति हुआ है, मुझे दो। अब इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब की बार डलहौजी ने 5,800 सैनिक और 3 नहीं कई सारे युद्धपोत जो है भेज दिए। 14 अप्रैल 1852 का समय था। जनरल गॉडविन को इस बार उन्होंने भेजा। जनरल गॉडविन थोड़ा सा कड़ा रुख का था। अंग्रेजी सेना पूरी तरह वर्मा पे चढ़ गई। उन्होंने पहले जो है रंगून पर अधिकार किया, उसके बाद बसीम तट पे अधिकार किया। अंततः डलहौजी भी वर्मा पहुंच गया। अब डलहौजी के वर्मा पहुंचने पर जो है स्थिति कंट्रोल में आ गई। पूरा वर्मा का तटीय क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंततः राजधानी यानडूब के राजधानी जो थी वहां पहुंच के, लगभग राजधानी के पास पहुंच के जो है अंग्रेज वापस लौट गए। उन्हें अंदर जाना
क्योंकि यहाँ ब्रिटिश भारत को भी संभालना था, तो ज्यादा अंदर जाना, उन्हें बर्मा को ज्यादा समय देना उचित नहीं समझा, वहां से लौट गए। तो बिना संधि के ही युद्ध समाप्त हो गया। ये पूरा युद्ध जो था, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ये कहां केंद्रित था? अंग्रेजों की जो है सम्मान की भावना पर निर्भर था। अंग्रेजों के सम्मान, कहते हैं ना, ईगो का सवाल था, बस ईगो के लिए युद्ध हुआ। तो ये द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध का एक दृश्य था आपके सामने। अब आते हैं तीसरे पेज, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो कि निर्णायक और अंतिम युद्ध था आंग्ल वर्मा के लिए। वर्मा के लिए निर्णायक युद्ध था जब वर्मा की स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई, ब्रिटिश सरकार ने पूरे वर्मा पर कब्जा कर लिया था। ये निर्णायक युद्ध क्यों हुआ? तो एक थीबो नाम का शासक था, थीबो 1876 में वर्मा का शासक बना। तो मैंने कहा ना कि गर्म खून होता है, थोड़ा सा मतलब निर्णय ऐसे ले लिए जाते हैं। तो 1876 में वर्मा का शासक बना। अब बर्मा और अंग्रेज संबंध जो है पूरी तरह से खराब हो गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के पूरी तरह खिलाफ था। अब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भाई वर्मा को छोड़ना नहीं है, बार बार हम लोग बर्मा पे इतना समय नहीं दे सकते। इस बार अंग्रेजों ने बिना वर्मा के कहे हुए अपने रेजिडेंट को वापस बुला लिया। अपने रेजिडेंट को वापस बुलाने का मतलब क्या कि अब युद्ध करेंगे, अब लड़ाई करेंगे तुमसे, हमारे आदमी को पहले वापस बुला लो। उन्होंने अपने आदमी को, अधिकारियों को, पूरे रेजिडेंट को वापस बुला लिया। 1885 में बर्मा ने क्या किया? फ्रांस से समझौता कर लिया, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति थी। लॉर्ड डफरिन थे उस समय भारत में, वो सतर्क हो गए। अब 1805 में जो है उन्होंने फिर कहा कि अब मांडले जो राजधानी है वहां पर एक रेजिडेंट रखने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। 1885 में जो है ऊपरी बर्मा, यानी बर्मा के ऊपरी क्षेत्रों पे जो है अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया। 14 दिन में ही जो है अंग्रेजों ने पूरे बर्मा पे छाप लिया, पूरे बर्मा को अपने अधिकार में ले लिया। थीबो और उसके संबंधी सबको अरेस्ट कर लिया गया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके परिवार सहित उसको जो है रत्नागिरी भेज दिया गया। जाओ, अब पूरी तरह जो है वो ब्रिटिश शासित, ब्रिटिश नियंत्रित प्रदेश बर्मा बन गया। बर्मा के भाग्य का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार, ये तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध था 1885 में, इसने जो है बर्मा के भाग्य का अंत कर दिया और अंग्रेजी अधिपत्य के साथ साम्राज्य सीमा चीन तक विस्तारित हो गई, क्योंकि बर्मा ही था, उसके बाद चीन था। बर्मा को पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब बर्मा के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया और रंगून को जो है राजधानी घोषित किया गया। अभी भी बर्मा का राजधानी रंगून ही है। तो ये कहानी थी। आंग्ल बर्मा संबंध कुछ इस प्रकार था। 3 युद्ध हुए, 23-24, 1823-24, 1852 और 1885। ये 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों में जो है तीसरा युद्ध निर्णायक रहा। अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और वहां के शासक को गिरफ्तार करके रत्नागिरी भेज दिया गया और पूरी तरह से वो अंग्रेजी शासित प्रदेश बर्मा बन गया। राजधानी रंगून बना दी गई और सीमा जो है ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा चीन तक विस्तारित हो गई। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कितना बेहतरीन तरीके से। याद करने की, रटने की क्या आवश्यकता है? कहानी पढ़ो ना यार, कहानी है ये, ठीक है। तीसरा संबंध खत्म हो गया। अब हमने क्या पढ़ा? भूटान, मैं देशों का नाम ले रहा हूं, अंग्रेजों के साथ तो सबका संबंध था। भूटान, नेपाल, बर्मा, 3 पढ़ लिया। अब बारी है तिब्बत की और अफगान की। देखिए, तिब्बत और अफगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में ये दोनों मैं समाप्त करने वाला हूं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस आते हैं कि सीमावर्ती इलाकों के साथ संबंध है। क्योंकि आप देखना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो के अंत में आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं 10 क्वेश्चन ऐसे डालूंगा, क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 10 चैप्टर मैं ऐसे डालूंगा, माफ कीजिएगा, 10 क्वेश्चन मैं ऐसे डालूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे और सारे मुख्य परीक्षा से संबंधित है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा चैप्टर जो है जरूर देखिए, सारे वीडियोस देखिए और समझिए। एक बार चारों वीडियो देख के देखिए, पूरा चैप्टर आपको दिमाग में बस जाएगा। स्पेक्ट्रम रटने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं, वर्मा युद्ध तो हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग चलते हैं तिब्बत पे। आंग्ल तिब्बत संबंध।
अंग्रेजों का और तिब्बत का संबंध किस प्रकार था? देखिए, अंग्रेजों के साथ तिब्बत के संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय स्थापित हुए थे। 1774-75 में उन्होंने एक व्यापारिक शिष्टमंडल लहासा भेजा था। अब देखिए, मैंने स्क्रीन पे जो डाला है दोनों को मैंने कट क्यों किया है, क्योंकि दोनों जो है अनसक्सेसफुल रहे, दोनों ही जो है सक्सेसफुल नहीं रहे थे, विफल हो गए थे। पहला 1774-75 में उन्होंने बार बार जो है तिब्बत में वो क्या कर रहे थे कि शिष्टमंडल भेज रहे थे, व्यापारिक शिष्टमंडल, एक ग्रुप अधिकारियों का, ताकि वहां से व्यापार किया जाए, और बार बार तिब्बत जो है रिजेक्ट कर दे रहा था। 1774-75 में भेजा और 1783 में सैमुअल टर्नल को लहासा भेजा। लहासा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था तिब्बत का, तो वहां पे उन्होंने भेजा और वहां पे भेजने के बाद उन्होंने जो है दोनों ही मैटर में असफलता मिली। आगे चल के 1885-86 में चीनी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को यह जो है अनुमति दे दी कि आप अपना व्यापारिक शिष्टमंडल जो है वह तिब्बत भेज सकते हैं। कब अनुमति मिली? 1885-86 में। किसने अनुमति दी? चीनी सरकार ने, तिब्बत ने नहीं दी थी, ये याद रखिएगा। अब लॉर्ड कर्जन उस समय भारत में आए थे और चीनी प्रभाव क्षेत्र जो है तिब्बत पर था। तिब्बत पे थोड़ा सा जो है चीन का प्रभाव था, इसलिए चीन ने आज्ञा दे दी। दलाई लामा भी उस समय शासन कर रहे थे और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। दलाई लामा हर तरह की रणनीति कूटनीति जानते थे, कुछ धार्मिक तत्वों का भी सहारा लेते थे। तो अब चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए दलाई लामा ने क्या किया? रूसी विस्तार को जो है एक तरह से कह सकते हैं आज्ञा दे दी। रूस को जो है पूरी तरीके से विशेषाधिकार दिए कि आप आइए हमारे यहाँ क्षेत्र विस्तार कीजिए, क्योंकि दलाई लामा जानते थे कि जब एक बार रूस आ जाएगा तो चीन नहीं आएगा, चीन नहीं बढ़ेगा हमारे देश में, और चीन का बढ़ना बहुत खतरनाक था। अब रूसी प्रभाव तिब्बत में जब बढ़ने लगा तो अंग्रेजों के लिए चिंता हो गई, क्योंकि दो महाशक्तियां एक जगह नहीं रह सकती हैं। हालांकि ब्रिटिश और रूस, ब्रिटेन और रूस में बहुत अच्छे संबंध थे उस समय, फिर भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अंग्रेजों के लिए चिंता का कारण बन गया। अब लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगी कि हमें सैन्य अभियान करने दिया जाए, तिब्बत को लोगों को बताया जाए कि हम महान हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे आदेश नहीं दिया। ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे, उन दोनों ने ही उसे जो है लॉर्ड कर्जन को यह आज्ञा नहीं दी कि आप तिब्बत में सैन्य अभियान करें, क्योंकि उन्हें पता था कि तिब्बत में रूसी प्रभाव बढ़ रहा है। अगर हम सैन्य अभियान करेंगे तो रूस से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। अब दूसरी बार कर्जन ने फिर से जो है रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश सरकार को कि हमें रूसी प्रभाव को कम करना है, अपने प्रभाव को बढ़ाना है, तो बिना किसी सैन्य अभियान के हमें वार्ता करने का अनुमति दिया जाए। तो इस बार जो है किसी तरह से उसने जो है आज्ञा ले लिया। बस भारी मन से उन अंग्रेजों ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज्ञा दी, लेकिन भारी मन से, उनकी कोई ऐसी मंशा थी नहीं कि रूस के साथ हमारा संबंध खराब हो या तिब्बत में सैन्य अभियान हो। तो आज्ञा मिलते ही जो है उसने क्या किया, खाम्भा जोंग एक शहर था, खाम्भा जोंग याद रखिएगा, खाम्भा जोंग में जो है वार्ता रखी गई। अब ये त्रिपक्षीय वार्ता थी। तो कर्जन ने क्या किया कि कर्नल यंग हस्बैंड, देखिए यंग हस्बैंड अभियान क्या है, कभी प्रश्न आते हैं, यंग हस्बैंड अभियान। अब ये यंग हस्बैंड मतलब जो है जवान पति नहीं होता है, यंग हस्बैंड एक अधिकारी का नाम था, यंग हस्बैंड एक अधिकारी का नाम था। उसी के नेतृत्व में जो है खाम्भा जोंग में जो है ब्रिटिश सेना को जो है, ब्रिटिश मिशन को भेजा गया, कुछ सैनिक गए, कुछ अधिकारी गए। अब चीनी तो सहमत हो गए त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर, 3 पक्ष की वार्ता थी, चीन, तिब्बत, ब्रिटिश, भारत। अब इसमें चीन जो थे राजी थे, लेकिन तिब्बत ने इनकार कर दिया। तिब्बत ने कहा कि जब तक ब्रिटिश सेना तिब्बत के क्षेत्र में रहेगी हम वार्ता के लिए नहीं आएंगे। ब्रिटिश सेना को कहिए पहले तिब्बत से बाहर जाने के लिए। अब यंग हस्बैंड इस चीज के लिए राजी हो गया, बोला ठीक है, हमें वार्ता करनी है, हमारा काम है, हम सेना को पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यंग हस्बैंड ने सेना को पीछे किया, तिब्बत ने जो है अपनी सेना भेज दी।
अब जो है तिब्बती सेना जैसे ही इंटर हुई खंभाजोंग में, अंग्रेजों के लिए स्थिति बहुत ही असहनीय और दुखदायी थी, बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी कि हमारी सेना को भगा दिया, अपनी सेना ला के रख दिया, मतलब हमको कंट्रोल कर लिया, हम पे जो है एकदम आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, हमको समझ क्या रखा है इन लोगों ने। अब यहाँ पे जो है स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई और इसे लॉर्ड कर्जन ने हल्के में नहीं लिया। यहां हल्के में लॉर्ड कर्जन नहीं लेने वाला था। लॉर्ड कर्जन ने इसे बहुत ही अपमानजनक कहा और उसने जो है अनुमति मांगी ब्रिटिश सरकार से कि तिब्बती सेना चढ़ी हुई है, कम से कम ज्ञानसे एक शहर है खंभाजोंग से थोड़ा सा पीछे, वहां जो है हमें सैन्य अभियान करने की अनुमति दीजिए, खुद स्वयं की रक्षा के लिए। ब्रिटिश सरकार ने आज्ञा दे दी, स्वयं की रक्षा के लिए तो दे ही सकते हैं। अप्रैल 1904 में जो है अंग्रेजों ने ज्ञान से बस यही आज्ञा मिली और कर्जन चढ़ गया पूरा सैनिक लेके। ज्ञान से जो है उस शहर को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अगस्त 1904 में उन्होंने क्या किया, लहासा जो तिब्बत की राजधानी थी वहां पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। मतलब थोड़ा सा अनुमति क्या मिला, कर्जन पूरी तिब्बत को जो है हथियाने लगे। 7 सितंबर को दलाई लामा जो है तिब्बत क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, उसने तिब्बत को छोड़ दिया। वो जानता था कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, अंग्रेज हमें बंदी बना के उठा के ले जाएं, इससे अच्छा हम खुद ही भाग जाएं। अब भागने के बाद दलाई लामा ने सोचा कि भागना विकल्प नहीं है, क्यों ना संधि कर ली जाए। अंततः 1904 में लहासा की संधि हुई। देखिए लहासा की संधि किसके बीच में हुई, तिब्बत सरकार और अंग्रेज के बीच में। इस संधि के क्या क्या प्रावधान थे पहले इसको एक बार देखेंगे। इस संधि का एक अलग महत्व है और इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कब हुई थी संधि, 1904 में। 1904 में संधि हुई। संधि में क्या क्या प्रावधान था, पहला प्रावधान था कि ज्ञान से गर्तोक एक जो जगह थी बहुत इंपॉर्टेंट, और एक मातुंग भी जगह थी दोनों के बीच में। तो ज्ञान से गर्तोक, ग से दोनों और बीच में मातुंग, तो भाई गम में डूबा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई अंग्रेजों को। सबसे बड़ी चीज, इन तीनों महत्वपूर्ण शहरों में अब अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति मिल गई कि आप व्यापार अब चालू कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ज्ञानसे में जो है ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की स्थापना की व्यवस्था कर दी गई। मैंने क्या कहा, ये सब चीज कॉमन है, रेजिडेंट तो रख ही देते थे। क्यों, वहां के कार्यकलाप का जो है निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, वॉच करने के लिए। क्षतिपूर्ति के रूप में 75 लाख रुपए की मांग की गई। अब ये 75 लाख देने की स्थिति में तिब्बत नहीं था। तिब्बत कोई बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र नहीं था। तिब्बत ने कहा कि भाई 75 लाख रुपया हम नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे रूसी हस्तक्षेप हुआ और रूस के पैरवी के कारण जो है 75 लाख को घटाकर 25 लाख रुपए तक जो है किसी तरह तिब्बत अंग्रेजों को दे पाया। क्या, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। अब हर जाने की 25 लाख की राशि भी जो है वह कई स्टेप में दिया, एक स्टेप में नहीं, कई ईएमआई में दिया। और जब तक नहीं दिया तब तक जो है चुंगी घाटी थी एक, उसको अंग्रेजों ने गिरवी के रूप में रखा। उसके बाद एक और चीज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण की कि तिब्बत में कोई भी दूसरी शक्ति नहीं आएगी, दूसरा शक्ति व्यापार नहीं करेगा, कोई शक्ति बसेगी नहीं, और कोई भी शक्ति सड़क, रोड, रेल, तार सेवा ये सब जो है स्थापित नहीं करेगी, केवल अंग्रेज करेंगे। संधि में यह भी एक प्रस्ताव था। इस संधि का महत्व क्या हुआ कि तिब्बत में रूसी प्रभाव रुक गया, रूसी प्रभाव में अवरोध आ गया। अब रूस जो है गुस्से में, और रूस और ब्रिटेन के जो रिलेशन थे, रिश्ते थे, वो खराब हो गए। खराब तो होना ही था, क्योंकि एक तरफ से आपको अगर आप गेट कीजिएगा, आप कोई चीज को पाइएगा, दूसरी तरफ खोना पड़ेगा। कर्जन की इस नीति की बहुत आलोचना हुई कि तिब्बत में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपने क्षेत्र विस्तार के लिए और बिना मतलब के जो है रूस जैसे देश से शत्रुता मोल ले ली, रूस से जो है अच्छे संबंध को खराब कर लिया। इस नीति की ब्रिटेन में बहुत ज्यादा आलोचना हुई। अंग्रेजों को कोई खास लाभ तिब्बत से नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण, आप समझ गए होंगे इस चीज को कि यह जो है आंग्ल तिब्बत संबंध था। और अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आंग्ल अफगान संबंध। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आंग्ल भूटान संबंध, आंग्ल नेपाल संबंध, आंग्ल भूटान संबंध, आंग्ल नेपाल संबंध,
आंग्ल वर्मा संबंध, आंग्ल तिब्बत संबंध। अब एक और हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो है आंग्ल अफगान संबंध। अब भाई अफगानिस्तान आप मैप में देखेंगे तो एक बार मैप में आप देखिए कि अफगानिस्तान कहां पे है। अफगानिस्तान जो है वह इधर से जो है, अफगानिस्तान के बाद अगर आप वर्ल्ड मैप में जाकर देखेंगे तो भारत बाद ऊपर जो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर जो काजाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये सब देश पर लगभग ऑलमोस्ट रूस का कब्जा था। रूस उधर से घुस के अफगानिस्तान की सीमा को टच कर रही थी, अफगानिस्तान की सीमा को टच कर रही थी, तो उधर से रूस जो है घुसने की कोशिश कर रहा था। तो रूस को तो आप लोग जानते हैं शुरू से ही महाशक्ति थी, तो रूसी प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ा और अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि रूस से ये लोग ऑलरेडी खतरा मोल ले चुके थे, ऑलरेडी ये दुश्मनी मोल ले चुके थे। अब रूस घुसने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब अंग्रेजों के लिए खतरा। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, क्यों रूस को जो है आने दे रहा है, तो बिना आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए बिना यह संभव नहीं था जानना, तो हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और इसी हस्तक्षेप, कहीं भी आप किसी के आंतरिक मामले में, कोई स्वतंत्र राज्य है उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कीजिएगा तो झगड़ा ही होगा। इसी के कारण जो है दो अफगान आंग्ल अफगान युद्ध हुए, दो ही अफगान युद्ध हुए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इन्होंने, अंग्रेजों ने दो नीति अपनाई। एक तो नीति अपनाई, पहला अग्रगामी विचारधारा की नीति। अग्रगामी मतलब आगे बढ़ के, एलओसी के उस पार 2 कदम आगे बढ़ के खड़े रहेंगे मार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, यह अग्रगामी नीति थी। और दूसरी थी कुशल अक्रियता की नीति। कुशल अक्रियता की नीति, अक्रिय गैस समझते हैं ना, कोई रिएक्टिव नहीं होता, कोई एक्शन नहीं, चुपचाप बैठे रहिए और देखते रहिए और देख के जो है रणनीति बनाइए, कूटनीति कीजिए और राजनीति कीजिए और एक्शन लीजिए। ये था, दो तरह की विचारधारा अपनाई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। 1839 से 1842 स्पेक्ट्रम किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसमें से छांट के आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो कैसे हुआ 1839 से 1842 के बीच में? अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा था। दोस्त मोहम्मद जो है वह शासन कर रहा था। दोस्त मतलब फ्रेंड नहीं, उसका नाम ही था दोस्त मोहम्मद। अब शासन करते हुए दोस्त मोहम्मद पास 2-3 समस्या थी, 2 समस्या मुख्य थी। एक समस्या थी कि रंजीत सिंह का प्रभाव जो है अफगानिस्तान में बढ़ रहा था, पेशावर पर वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे। और दूसरा जो शाह शुजा था, जिसको हटा के दोस्त मोहम्मद शासन किया था, शाह शुजा जो था वह अब्दाली का जो है, अहमद शाह अब्दाली का जो क्या था, वंशज था, वह अफगानिस्तान को हथियाना चाहता था, वह अफगानिस्तान पाना चाहता था। तो दोनों तरफ से भाई उसको खतरा नजर आ रहा है, राज्य मुझसे छीन न जाए, दोस्त मोहम्मद को राज्य मिलते मिलते छीन न जाए, इसको हमेशा जो है चिंता सता रही थी। दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता कीजिए इसमें। अंग्रेजों ने उसको कोई समर्थन नहीं दिया। अंततः जब समर्थन नहीं मिला तो दोस्त मोहम्मद कहां चला गया? अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे? रूस। एक समय था जब दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन तिब्बत की वजह से जो है संबंध खराब हो गए। अब इसने क्या किया कि रूस के पास चला गया दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद ने जाकर रूस से संधि कर ली, रूस से संधि कर ली। और रूस से जो है एक व्यापारिक शिष्टमंडल कहिए उसको, या व्यापारिक प्रतिनिधि को जो है, कई प्रतिनिधियों को उसने आमंत्रण दिया। कहां से? रूस से। रूस से आए। उसी वक्त जो है उसने क्या किया, अंग्रेजी व्यापारिक प्रतिनिधि को भी आज्ञा दे दी कि आप भी आ जाइए। अब अंग्रेजों को जो है बहुत ही ये चीज खटका, बहुत ही अजीब महसूस हुआ। उन्हें लगा कि दोस्त मोहम्मद जो है दोनों को लड़वाना चाहता है, दोनों दुश्मन, और दोनों को एक बार में न्योता दे दिया। कितनी गलत बात है। अब उस समय लॉर्ड ऑकलैंड थे गवर्नर, वो क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने जो है अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। यही थी अग्रगामी विचारधारा की नीति, बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया। 1839 में उन्होंने क्या किया? गजनी, भक्कर एक जगह थी, गजनी, भक्कर और काबुल जीत लिया 1839 में। शाह शुजा को गद्दी मिल गई और दोस्त मोहम्मद को बंदी बना लिया गया। दोस्त मोहम्मद उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, जाकर रसिया संधि कर रहे थे ना, अंग्रेजों ने क्या किया कि बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है एक 10,000 सेना छोड़ दिया और
वहां से जो है अंग्रेजों की वापसी हो गई। शाह शुजा के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए 10,000 सेना, अंग्रेजी सेना वहां रह गई और सारे अंग्रेज जो है वापस चले आए। अब ऑकलैंड की अफगान नीति जो थी बड़ी खराब थी। ऑकलैंड ने पहले एक ऑकलैंड की अफगान नीति की आलोचनात्मक वर्णन अगर करने को कहा जाए तो ऑकलैंड ने पहले यह कहा था कि किसी भी स्वतंत्र राज्य के आंतरिक नीतियों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जाके ऑकलैंड ने वही किया, गुस्से में उसने आक्रमण किया। यह पूरी तरह से घाटे का सामना था, क्योंकि 10,000 सैनिक भी वहां रखने पड़े, कोई फायदा हुआ नहीं, पूरी तरह से घाटे का सौदा था। ऑकलैंड की नीति पूरी तरह से आलोचनात्मक थी। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों को वहां हानि हुई। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल युद्ध के बारे में बता दूं, 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो शुरू हुआ और लॉर्ड एलिनबरो के समय में जाके समाप्त हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 2 आंग्ल अफगान युद्ध हुए, तो 2 आंग्ल अफगान युद्ध वो जो थे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की वजह से। तीसरा जो है निर्णायक एक हुआ था, उसमें समझौता ही हुआ था, युद्ध ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ ले। दूसरा युद्ध हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। प्रश्न आएगा कि आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, किसके समय में हुआ? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। अब अंग्रेजों ने जो 10,000 की सेना भेजी, छोड़ दिया था वहां, और लॉर्ड ऑकलैंड की खराब नीति की वजह से अंग्रेजों ने है अफगानिस्तान से पूरी तरह तटस्थ अपना लिया, पूरी तरह से साइड हो गए। वो अफगान को कोई वैल्यू नहीं दिया 10 साल तक, 62 से 72 तक, 1862 से 1872 तक। अफगानियों को गुस्सा आया कि भाई हमारे राज्य में अंग्रेजी संरक्षित राज्य है, यहाँ शाह शुजा शासन कर रहे हैं भले ही, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अब लिटन के जो राजदूत थे उसको उन्होंने खैबर दर्रे में जो है प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लिटन ने अपना राजदूत भेजा 10 साल के बाद, चलो खबर ले लेते हैं। अब खैबर दर्रे से उनको पहुंचना था अफगानिस्तान, उसमें अनुमति उन्होंने नहीं दी। 21 नवंबर 1878 को लॉर्ड लिटन को जब गुस्सा आ गया इस बात पे कि हमारे सेना को अनुमति नहीं दी, हम ही ने उसको बसाया, हमें ही अनुमति नहीं दी, 1878 में युद्ध की घोषणा हो गई। 3 ओर से अफगानिस्तान को घेरा। देखिए मैंने यहाँ बताया है आपके पेज में, 3 ओर से गोल गोल जो घेरा हुआ है 3 ओर से किया। सैमुअल ब्राउन खैबर दर्रा, मेजर रॉबर्ट्स खुर्रम घाटी और जनरल स्टुअर्ट बोलन दर्रा, तीनों ओर से उन्होंने अफगानिस्तान को घेर लिया। उसमें शेर अली मारा गया, वहां का शासक उस समय शेर अली था, वह मारा गया। उसके पुत्र याकूब खां बचे। याकूब खां बेचारा कमजोर था, उसने क्या संधि कर लीजिए भैया। अब उसने क्या किया, गंडमक की संधि कर ली। गंडमक की संधि क्या थी? अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। उसमें पहला प्रावधान था कि हेरात और सीमावर्ती क्षेत्र जो है सब जगह अंग्रेजी प्रतिनिधि रहेंगे और वो नजर रखेंगे। खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों के पूरी तरह से आधिपत्य हो गया। जो खुर्रम दर्रे से मना कर दिया गया था, लोग उसने खैबर दर्रे से मना किया गया था, अब खुर्रम दर्रे जहां से एक आक्रमण हुआ था उस दर्रे पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। 2 जिले अंग्रेज को दे दिए गए। 6 लाख अफगानिस्तान की सुरक्षा की का वचन जो अंग्रेजों ने दिया। 6 लाख रुपए भी दिए और सुरक्षा का वचन दिया कि 6 लाख रुपया रखिए, अफगानिस्तान हमारा, हम इस पर नजर रखेंगे, हम इस पर व्यापारिक जो भी करना होगा करेंगे। 6 लाख रुपया आप रखिए वार्षिक और हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे बाहरी शक्तियों से। अब वायसराय लिटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली थी उस समय, इस नीति से बहुत ही खुश हुए कि अफगानिस्तान भी हमारा हो गया। अब चलते हैं तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, और ये अंतिम युद्ध है इस चैप्टर का, 1884 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 1884 में अफगानी सीमा पर जो है मर्व एक क्षेत्र था, वहां पे रूस का अधिकार, रूस बेचारा मान नहीं रहा था। 1884 में कब्जा कर ये लिया, लेकिन छोटे से क्षेत्र पर। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रूस अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण करने का प्रयास किया। इसी की वजह से हुआ था कि रूस अफगानिस्तान की सीमा बता दी जाए कि भाई इस सीमा से आप अंदर, क्योंकि ऐसे करते तो रूस अंदर चला आएगा, कोई सीमा ही नहीं थी। तो सीमा निर्धारण का प्रयास था रूस और अफगानिस्तान के बीच में। अब स्थिति आ गई कि ब्रिटिश और रूस में युद्ध हो। अब भैया स्थिति बहुत अच्छी थी भारत के लिए, युद्ध हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। वहां पे डफरिन थे, उन डफरिन की सूझबूझ की वजह से युद्ध टल गया। रूस ने जो है 1895 में पामीर पर भी अधिकार कर लिया।
1905 में जो है रूस व्यस्त हो गया जापान के साथ युद्ध में। अब एक तरफ युद्ध में बिजी हो, जापान भी बहुत बड़ी शक्ति थी तो उसने इधर ध्यान देना छोड़ दिया। इधर जो है 1907 में जो है ब्रिटेन और रूस में समझौता हो गया। रूस को ज्यादा समय नहीं था अफगानिस्तान पे समय दे, एक तरफ जापान है एक तरफ अफगानिस्तान है, किस पे ज्यादा ध्यान देगा? जापान पर, क्योंकि जापान शक्तिशाली है। तो जापान में व्यस्त था। यहाँ उन्होंने लॉर्ड डफरिन ने जो है फायदा उठाते हुए क्या किया कि समझौता कर लिया रूस से। रूस ब्रिटेन का समझौता होते ही युद्ध की स्थिति टल गई और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1884 में जो होते होते रह गया, लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ था, कुछ ज्यादा इस रिजल्ट आया नहीं। एक चीज हुआ कि विदेशी मामलों में अफगानिस्तान को स्वतंत्रता हो गई। अब अफगानिस्तान जर्मनी द्वारा उकसाने पर अफगानिस्तान के अमीरों द्वारा जो है भारत के तटवर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा युद्ध हुआ था, इसलिए हम लोग आंग्ल अफगान युद्ध मानते हैं इसको, तीसरा युद्ध, कि अफगान के अमीर ने भारत के तटवर्ती इलाकों पर कब्जा तो किया, लेकिन उस थोड़े से कुछ दिनों के युद्ध में ही जो है 1921 में जो है समझौता हो गया, अमीर पूरी तरह परास्त हो गए। अब 1922 में जो है इंग्लैंड अफगानिस्तान में दूतावास संबंध क्या होता है? शांति समझौता होता है। आपका दूत हमारे देश में रहेगा, आजकल भी रहते हैं, और हमारा दूत आपके देश में, आपका दूत हमारे देश में। अब दूतावास संबंध जब हो जाता है तो युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो जाती है। तो दोनों के बीच में समझौता हो गया, विदेशी मामलों में दोनों स्वतंत्र हो गए और आंग्ल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त हो गया। अब दूसरी बारी ऐसा नौबत नहीं आई क्योंकि दूतावास संबंध स्थापित हो गए। अब बातचीत करने के लिए दूत एक दूसरे के हो गए, दूसरे के देशों में, तो यहाँ पे जो है अधिकार आंग्ल अफगान संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया। आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होते ही चैप्टर भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम लोगों ने, चौथा और अंतिम भाग था, आपने पूरा देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत मजे से समझ में आएगा, मतलब याद तो कंप्लीटली हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। ये अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा 5वां समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 को हम लोग मानते थे ना पहला युद्ध, पहला जनसंघर्ष था अंग्रेजों के विरुद्ध। जी नहीं, पहला जनसंघर्ष नहीं था अंग्रेजों के विरुद्ध, पहले भी उससे 1857 से पहले भी बहुत सारे जनसंघर्ष हुए थे, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 में। तो जल्द ही अध्याय 6 में लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को रिवाइज करते रहिए और बड़े मजे से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग ऐसे ही हमारी पढ़ाई जो है वह चलती रहेगी। पूरा स्पेक्ट्रम हम समाप्त करके ही दम लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप को समझ में आया होगा और आप अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।